लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कैसे एक नई कंट्री एंटर हो रही है शेंगन एरिया में, जिसमें 3 कंटेंडर थे, जिसमें क्रोएशिया सबसे स्ट्रॉन्ग था। और ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। और कल उसकी आपने ऑफिशियल डिक्लेरेशन भी सुन ली होगी कि ऑफिशियली इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड दैट क्रोएशिया इज़ गोइंग टू जॉइन द शेंगन एरिया फ्रॉम 1 जनवरी 23, यानी 1 जनवरी से जो भी आ रहा है, इससे शेंगन एरिया को अब 27th स्टेट बन के ज्वाइन करेगा। अब क्रोएशिया ने जो ज्वाइन किया है, हालांकि हमने लास्ट वीडियो में भी इस चीज़ का डिस्कशन किया था, ये किस तरीके से वीज़ा को इन्फ्लुएंस कर सकता है या नहीं कर सकता है। बट क्रोएशिया का ज्वाइन करना इज़ अ वेलकम स्टेप एनी हाउ। वेलकम स्टेप कई सिनेरियोज़ में है, क्योंकि पहले क्रोएशिया का वीज़ा इतना इजी वीज़ा में काउंट नहीं होता था। इट यूज टू बी अ टफ वीज़ा, हर एक को नहीं ग्रांट होता था, उसमें टफ टर्म्स एंड कंडीशंस होती थी जो हर कोई फुलफिल नहीं करता था। बट क्रोएशिया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे बहुत सख्त है, इनफैक्ट इट इज़ फार बेटर दैन मैनी शेंगन कंट्रीज़ ऑलरेडी। वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो बॉर्डर कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर बॉर्डर कंट्रोल की बात की जाए तो काफ़ी शेंगन एरिया की कंट्रीज जो प्रेजेंट हैं उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रोएशिया का बॉर्डर रहा है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि दे हैव बिन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन देयर अप्रोच कि भाई हमने ज्वाइन करना ही है। और क्रोएशिया बहुत पहले भी ज्वाइन कर चुका होता अगर सिचुएशन कोरोना की नहीं आई होती तो। एनीवेज, अब क्रोएशिया का अगर हमें शेंगन वीज़ा अप्लाई करना है, क्या इससे क्रोएशिया का वीज़ा आसान होगा, यानी शेंगन वीज़ा आसान होगा? अगर हम क्रोएशिया की अपॉइंटमेंट लेके क्रोएशिया का शेंगन वीज़ा अप्लाई करते हैं, क्या वो आसान होगा? क्या हम क्रोएशिया से बाकी स्टेट्स में जा पाएंगे, बाकी कंट्रीज़ में? हो सकता है मुझे जर्मनी भी देखना हो, मुझे पेरिस एफिल टावर भी विजिट करना हो, क्या ये पॉसिबल होगा? और इससे और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हमें फॉलो करनी होगी और डॉक्यूमेंटेशन का किस तरीके से ध्यान रखना होगा, ये अब आपके मन में डाउट आ रहे होंगे अगर आप शेंगन एरिया जाना चाहने की सोच रहे हैं तो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रोएशिया का प्रोसेस समझने में, क्योंकि शेंगन एरिया का एक कॉमन प्रोटोकॉल है, उनका स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है इट हैज़ टू बी फॉलोड। यानी आप वहाँ पे प्रूफ ऑफ फाइनेंस देखेंगे और अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स चेक करेंगे, और इसके अलावा उनका जो भी कैंडिडेट आपके पास आ रहा है उनका पूरा रिकॉर्ड चेक करेंगे, और फिर उसके बाद आप उनको वीज़ा यस या नो का जो आंसर है वो देंगे। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि आपको प्रूफ ऑफ फंड्स में, यानी अकाउंट स्टेटमेंट, सोर्सेज ऑफ फंड में, यानी जो अभी आप बिजनेस जॉब करते हैं उसके पेपर्स, और साथ में जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे आपकी इंटेंशन क्लियर होती है वहाँ क्यों जा रहे हैं, या फिर आपका पर्पस डिफाइन होता है, वो सारी चीज़ें आपको लगानी होगी। और उसके साथ साथ इसमें कंफर्म टिकट की रिक्वायरमेंट हट जाएगी, यानी 1 जनवरी से आपको कंफर्म टिकट लगाने की जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कई बार हमने सुना है देनी पड़ती थी, वो नहीं होगी। काफ़ी बार आपने ये भी सुना होगा कई लोगों ने इसकी नॉर्मल रेगुलर कॉपी लगा के भी वीज़ा लिए हैं। बट क्रोएशिया कई बार इस चीज़ को बोल चुका है कि भाई आप मेरे पास आएँ तो कंफर्म टिकट लेकर आएँ, बट अब वो नहीं होगा। तो आप एक रिजर्वेशन कॉपी लगा सकते हैं एज़ पर द लेटेस्ट अपडेट जो हैं इसके। अगर 1 जनवरी को ये अपडेट चेंज कर दिए जाते हैं तो भी हम आपको बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन इसकी भी देंगे। तो कंफर्म टिकट और होटल की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी एज़ पर द प्रेजेंट सोर्सेज। और जो फ़्लाइट होगी आपको, क्योंकि आपके मन में डाउट आ रहे होंगे कि क्या ज़ाग्रेब की डायरेक्ट फ़्लाइट है। ज़ाग्रेब इज़ द क्रोएशियन कैपिटल। हर जो शेंगन स्टेट है उनकी कैपिटल में फर्स्ट अराइवल आपने सुना होगा, एक्सेप्ट जर्मनी, वहाँ पे फ्रैंकफर्ट में है। बाकी सभी कंट्रीज़ में मोर और लेस, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी का एक्सेप्शन हटा दें तो उनके कैपिटल में फर्स्ट अराइवल होता है, यानी फ़्लाइट वहीं पे अराइव करती है। तो क्या यहाँ पर ऐसा होगा? डेफिनेटली ज़ाग्रेब जो है वो बहुत ही नाइसली कनेक्टेड है। डायरेक्ट सेगमेंट जो फ़्लाइट्स हैं इंडिया से, उसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी क्वेश्चनेबल हो सकती है कि ज़्यादातर फ़्लाइट जो होती हैं वो वाया फ़्लाइट्स भी आ रही हैं। हमने देखा किस तरीके से वाया एथेंस और वाया रोम के कनेक्शंस भी दिख रहे हैं, और डायरेक्ट फ़्लाइट्स कनेक्शंस काफ़ी कम हैं, हर जगह से भी नहीं है और हर डेट में नहीं है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने की पूरी उम्मीद है कि ये बढ़ेगी। और इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस एक रेगुलर डॉक्यूमेंट है, उसे आपको लेकर जाना होगा, वो मैंडेटरी होएगा। प्लस आपने जो भी ट्रैवल आइटनरी आपका जो प्रोग्राम है डे वाइज, उसको आपको डिफाइन करना होगा। अब इससे आप ये सोच रहे होंगे क्या हम किसी और स्टेट में जा सकते हैं, कि ऐसा तो नहीं हमें बॉर्डर पे रोक लेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको क्रोएशिया शेंगन वीज़ा अवॉर्ड करता है तो आप आराम से इन्हीं वीज़ा के ऊपर पूरे शेंगन एरिया में कहीं पर भी जा सकते हैं विदाउट एनी हिकअप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपने पहले से इस चीज़ को डिफाइन नहीं किया है, मान लीजिए आपने शुरू में दिखाया मैं तो जी क्रोएशिया और इटली के टूर पर निकला हूँ, बट आपने ऑल ऑफ ए सडन डिसाइड कर लिया मैं तो पोर्चुगल जा रहा हूँ, या फिर ऑल ऑफ ए सडन डिसाइड कर लिया नहीं मैं तो लिथुआनिया जा रहा हूँ, तो उस केस में इमिग्रेशन ऑफिसर माइट आस्क यू फॉर अ न्यू आइटनरी कि भाई कहाँ है आपका प्लान, कहाँ है वो दिखाएं आप पहले। उस केस में फाइनल डिसीजन उस इमिग्रेशन ऑफिसर का होगा, अगर उसको स्ट्रॉन्ग डाउट आपके ऊपर हो गया तो। इमिग्रेशन में डाउट कैसे एड्रेस किए जाते हैं, किस तरीके से आप उनसे बात करेंगे, कैसे डील करें, इसके ऊपर वीडियोस हैं इस चैनल पे। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, आप उसे चेकआउट करें। तो
आप कहीं पर भी जा सकते हैं, सेकंड आंसर इसका ये है। और ओवरऑल वीज़ा पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ओवरऑल वीज़ा पे इसका कोई फ़र्क नहीं है। यानी पोर्चुगल पहले भी टफ था और अभी भी टफ रहेगा। क्रोएशिया के आने से कोई पोर्चुगल आसान नहीं हो जाएगा। और जो फ्रांस है, जर्मनी, इनकी जो भी वीज़ा पॉलिसीज़ है, जो भी चीज़ें क्रॉस चेक करते हैं वो अभी भी करेंगे, इनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। हाँ, क्रोएशिया में थोड़ा सा अप्रोच हो सकता है। तो क्रोएशिया का जो आप सोच रहे हैं कि वीज़ा एकदम से आसान होगा, ऐसा हमें नहीं लगता कि एकदम से आसान हो जाएगा। वो हो सकता है कि आपका वीज़ा को किस तरीके से एक्सेप्ट करें, वो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। तो उसके अपडेट्स जो हैं 1 जनवरी के बाद आने जब शुरू होंगे, तब हम आपके साथ डिस्कस किया करेंगे किस तरीके से क्रोएशिया के रिजल्ट्स आ रहे हैं और किस तरीके से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वो शेयर कर रहे हैं, कैसे प्रोफाइल्स को वीज़ा मिल रहे हैं और कैसी प्रोफाइल्स को वीज़ा डिनाई करे जा रहे हैं। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फिर हम लोग डिस्कस किया करेंगे। और कुछ लोगों के मन में अभी कुछ ऐसे सवाल भी आ रहे होंगे कि आप कोई नई तरीके हैं वहाँ पे घुसने के। आपने सुना होगा इटली, हंगरी और लिथुआनिया, पोलैंड वगैरह में तो अलग अलग कंट्रीज़ इन्वॉल्व रहती थी। कभी बेलारूस हो गया, कभी यूक्रेन हो गया, कभी सर्बिया हो गया। तो क्या अब हम कोई और नई कंट्री में एंटर करें? तो कुछ ऐसे कमेंट्स थे। तो यूजुअली क्या है, मैं आपको ये बोलूँगा कि इस तरीके की प्रैक्टिस को आप जितना हो सके अवॉइड करें। आप अपनी प्रोफाइल पे अच्छे से काम करेंगे ना, कुछ 6 महीने 8 महीने देंगे तो आपको वीज़ा वैसे भी मिल जाएंगे और इतना रिस्क और इतना पैसा लगाने की नौबत नहीं आएगी। तो आप थोड़ा सा सेफ्टी को भी अपना देखकर चलें। बाकी आपका पर्सनल डिसीजन है, इसको हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। आपको जो ठीक लगता है वो नेचुरली आप वही करेंगे। बट अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहें तो कोई भी ऐसा इलीगल एक्टिविटी करने से पहले मैं आपको कहूँगा आप ज़रूर सोचें, उसके बाद ही आप ऐसा कोई स्टेप उठाएं। अदरवाइज़ हमारी तरफ से तो बिल्कुल भी आपको एडवाइजेबल नहीं है। और एक शेंगन वीज़ा पे जो पहले 26 स्टेट्स, 25 स्टेट्स, 24 स्टेट्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, 27 हो गए थे, तो क्या अब ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में और स्टेट्स बढ़े? देखिए, रोमानिया और बुल्गारिया की एंट्री इतनी आसान नहीं है शेंगन में, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। रोमानिया एक्चुअली क्रोएशिया से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होता था। अगर आप 2016-17 में जाएँ तो सबको लगता था रोमानिया पहले ज्वाइन कर लेगा। इनफैक्ट हमें भी ये लगता था कि रोमानिया कभी भी ज्वाइन कर सकता है, क्रोएशिया और बुल्गारिया का इतने जल्दी चांस नहीं आएगा। लेकिन क्रोएशिया ने जो डेवलपमेंट करी है, नॉट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट सेफ्टी डेवलपमेंट। शेंगन एरिया को पहले सेफ्टी से मतलब है, इकोनॉमी वो खुद ठीक कर देंगे। उनको पता है हमारे पास आएगा पैसा, हम इसको दे देंगे, रईस इसको बना देंगे, लेकिन हम इसको पैसे देंगे, इसकी क्या एश्योरेंस है कि ये हमारे पास आएगा, हम सेफ रहें। वो चीज़ है। एक ग्रुप हो गया रिच लोगों का ग्रुप, तो ये किसी ऐसे को भी एंट्री दे देंगे, इनको कोई मतलब नहीं है, गरीब है तो आ जा भाई, तू हमारे ग्रुप में आ जा, रईस तेरे को हम बना देंगे, लेकिन क्या गारंटी तू सेफ है हमारे लिए? वो गारंटी इनको चाहिए। क्रोएशिया की जो गवर्नमेंट आई थी 2015 में 16 में, जो भी इनके वहाँ पे गवर्नमेंट्स बनी थी उस टाइम पे टेन्योर में जो भी रूलिंग गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए अपने बॉर्डर को कंट्रोल करने के, जो रोमानिया नहीं कर पाया। विद टाइम रोमानिया में करप्शन बढ़ा है और क्रोएशिया ने उसको ख़त्म कर दिया है। बॉर्डर करप्शन की बात है। और बुल्गारिया का चांस अभी भी थोड़ा टफ ही है। रोमानिया बुल्गारिया का आने वाले 2 से 3 साल के अंदर तो चांस लगता नहीं है कि हो सकता है। बट अगर यहाँ पर भी ऐसे ही कोई एकदम से कोई स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आ जाए तो उनके सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले, तो हो सकता है सेकंड कंट्रीज़ में बुल्गारिया बन जाए ज्वाइन करने वाली। रोमानिया अभी भी लिस्ट में सबसे पीछे है प्रेजेंट, क्योंकि रोमानिया का इलीगल इमिग्रेशन में बहुत बार नाम आ चुका है। तो जैसे आप सर्बिया का लीजिए, सर्बिया का हमेशा जो है नाम आता रहता है। जर्मनी, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया जैसे कंट्रीज़ हर बार सर्बिया का नाम लेते हैं, इनको ब्लेम करते रहते हैं कि आपकी वजह से हमारे यहाँ पे असाइलम रिफ्यूजीज़ वाले बहुत आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपना क्यों नहीं एक्शन लेते हो। तो इस तरीके से ऐसी कंप्लेंट्स रोमानिया के पास भी काफ़ी आ रही हैं। क्रोएशिया के पास नहीं है, कोई कंप्लेंट ऐसी नहीं है, कोई मेजर कंप्लेंट नहीं है। बुल्गारिया की भी कंप्लेंट आ रही है। बुल्गारिया का दूसरा फ्लॉ ये है कि उसका टर्की के साथ भी बॉर्डर थोड़ा सा शेयर होता है, तो वहाँ पर भी, क्योंकि ग्रीस ऑलरेडी फेस कर रहा है कि टर्की से आने वाले इलीगल इमिग्रेशन को, और यूरोपियन यूनियन या फिर शेंगन एरिया नहीं चाहेगा कि हम एक और ऐसा कंटेंडर यहाँ पर ला कर दें जिससे और इलीगल इमिग्रेशन वाले एरियाज़ हमारे पास आ जाएं। यानी बैड नेबरहुड हमें नहीं चाहिए। तो क्रोएशिया का कोई भी बैड नेबरहुड एट प्रेजेंट नहीं है। जो बॉस्निया है वो भी पीसफुल कंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। और काफ़ी सारे लोग अब बॉस्निया को टारगेट कर सकते हैं आने वाले टाइम में कि बॉस्निया का रूट लेकर हम क्रोएशिया जाएँ, तो ऐसी गलती आप ना करें। वो क्रोएशिया है, उसको आप इटली समझने की गलती ना करें, वहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लग रहा था आपको पता होनी चाहिए। तो क्रोएशिया अगर आप जाना चाह रहे हैं, इसके ऊपर क्या ट्रैवल आइटनरी होगी, किस तरीके से ट्रैवल प्लान करें, क्या बेस्ट टाइम होगा, नेक्स्ट वीडियो में आने वाले दिनों में बहुत जल्दी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।